हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स और ये कैसे कोई कन्फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करते हैं, आज ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि डीएनए का स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो मोस्टली इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए इज दैट यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की चेन जो तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, और ये एक दूसरे की ओर ट्विस्टेड होती है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है और एक दूसरे की ओर ये क्या होती है, ट्विस्टेड होती है। ये जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर रही है क्या है, ट्विस्ट है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स इज द स्कीमेटिक फॉर्म, और ये जो होता है स्कीमेटिक फॉर्म होता है, मतलब स्टेबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। द डबल हेलिक्स लुक सुपरफिशियली द सेम बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड, और ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये चीज आपको आगे बताऊंगा। The space filling model of double helix in the components of DNA molecule and their relative position in the helical structure. The backbone of each strand of helix is composed of alternating sugar and phosphate residues, and because the project involved but are accessible thought the major and minor group. अगर हम सिंपली भाषा में अगर बात करें तो डीएनए जो होता है, मैं अगर डीएनए के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो डीएनए जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, और हेलिकल होने के बाद में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, मतलब आता है मोर। अगर हम बात करें मोर मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 है इसलिए इसके आगे क्या लगा है, पॉली। न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या होता है, अगर मेनली अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन सा है, बेस, फॉस्फेट और शुगर। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट जो होता है आपस में बॉन्डिंग करके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या करते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही चेन जो होती है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होकर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि ये तीनों मिलकर जो होते हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेस, फॉस्फेट और शुगर, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जो होता है पॉली फॉर्म में, पॉली मतलब 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में मिलकर एडिशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एडिशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बनाते हैं, चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और यही चेन जो होती है एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है कि बेस, अगर हम नॉर्मली बेस की बात करें, तो बेस हमारे पास डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये 4 बेसेस होते हैं। अब इन चारों बेसेस को भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। अगर हम बात करें बेसेस की, तो बेसिस के बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का, बेसिस के बेस पे ही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर डिसाइड होता है। जैसे कि वाटसन बेस पेयरिंग की हम अगर बात करें, इसमें वाटसन बेस पेयरिंग क्या होती है, वाटसन बेस पेयरिंग मीन्स क्या होता है कि एडिनिन हमेशा किससे बाइंड होता है, थाइमिन से, किस डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से। अब ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर से साइटोसिन से जाकर बाइंड करता है ना, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर से। तो ये एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है,
एडिनिन थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्वानिन साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने जैसी बात करी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोनों चेन जो होती है एक दूसरे के ट्विस्ट नेचर में फॉर्म ट्विस्ट बनाती है एक दूसरे के साथ, और ये ट्विस्ट क्या होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि एडिनिन अगर मैं बस बात करूँ फर्स्ट चेन में, तो इसके जो अपोजिट चेन है जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर से बाइंड हुई है, तो ये उससे थाइमिन से बाइंड हुई है। ग्वानिन की बात करें तो ये साइटोसिन से, साइटोसिन की बात करें तो ये ग्वानिन से, और थाइमिन की अगर बात करें तो एडिनिन से। इस टाइप से एक दूसरे से क्या है कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड है। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम अपने सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो वो उसके अपोजिट, जैसे कि एक बेस है जो उसके अपोजिट बेस से कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में बाइंड है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी। और ये एक दूसरे से कैसे एटी जो होता है डबल बॉन्ड से बाइंडेड है, और जीसी की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडेड है ना। और इन्हीं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर या कॉम्प्लीमेंट्री नेचर किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था, वॉटसन बेस पेयरिंग से। क्योंकि डीएनए जो होता है इसी टाइप से बेस पेयरिंग करके डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो अगर हमने देखा कि डीएनए जो होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, किससे, फॉस्फेट से, शुगर से और बेसेस से। तो अब हम बात करते हैं बेसेस की, कि बेसेस हमारे पास, तो बेस को भी अगर हम बात करें तो बेस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें किसकी, बेस की, तो बेस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, किसके अंदर, प्यूरिन्स में और पिरिमिडिन्स में, है ना। अब हम प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन्स में भी 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आते हैं। फर्स्टली कौन सा होता है हमारे पास, ग्वानिन और एडिनिन, है ना। पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन में हमारे पास 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, है ना। इन सबके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे और इनकी नंबर काउंटिंग के बारे में बात करेंगे, है ना, कि कौन से नंबर पर कौन सा एटम्स प्रेजेंट है ना। इन चीज के ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे, और इसी के बेस पे जो होती है बेस पेयरिंग होती है, और डीएनए का स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना। बात करें अगर हम प्यूरिन की, तो प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना। हम बात करें पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन जो होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना। और बेसेस की अगर हम नॉर्मली बात करें, बेस में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्या होता है, इन्हीं के बेस पे हम किसी भी बेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्वानिन की, तो ग्वानिन कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, एडिनिन की, तो एडिनिन कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो इन्हीं के बेस पे जो होता है, हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ही किसी बेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास, एक तो होता है कीटो ग्रुप, एक ग्रुप कौन सा होता है कीटो, और सेकंड जो होता है हमारे पास कौन सा है, एमिन ग्रुप होता है ना। कीटो ग्रुप मीन्स क्या होता है, कार्बन एटम जो होता है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन से। एमिन ग्रुप की बात करें तो कार्बन एटम जो बाइंड कर रहा है हमारे पास किससे, अमाइन ग्रुप से, है ना, NH2 ग्रुप से। तो ये 2 चीजें होती है, ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिफाई करती है हमारे बेस को, है ना, और ये फंक्शनल भी बनाती है इन बेसेस को। और इन्हीं के बेस पे जो होता है ये एक दूसरे से बॉन्डिंग फॉर्म करती है। अगर हम बात करें नॉर्मली ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की बहुत हाई कैपेबिलिटी होती है, और इसी के थ्रू क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में यूजफुल होता है ना। तो अगर हम बात करें मेनली, अगर बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन जो होता है सबसे मोस्ट कंपोनेंट है, मोस्ट एटम है, जो कि क्या है, इसमें सबसे अच्छी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉर्म करता है, और यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक सारी प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर काम आता है। जितने भी अगर हम आगे चीज पढ़ेंगे, जैसे कि टोपो आइसोमरेज वगैरह सारी चीजें जो क्लीवेज एंजाइम्स होते हैं, क्लीवेज एंजाइम्स में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है
ये ऑक्सीजन क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एटम है, और यही जो है मेनली एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाता है। और उसमें कोई भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉर्म करता है, और इसी के कारण बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, और एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम बेस को किसके बेस पर डिपेंड कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से है, एक तो हमारे पास कीटो ग्रुप है जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप बाइंड है। एमीन की बात करें तो एमीन ग्रुप जो होता है कार्बन से नाइट्रोजन ग्रुप बाइंड है, और यही जो होता है इनके नंबरिंग अगर हम करेंगे तो ये नंबर के बेस पे ही बेस पेयरिंग फॉर्मेशन होती है, और इसके बेस पे ही CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम मेनली बात करें प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स भी मैंने बताया आपको कि टू टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरिन में। कौन सा होता है, फर्स्टली एडिनिन स्ट्रक्चर, सेकेंड जो होता है ग्वानिन स्ट्रक्चर। और हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनके स्ट्रक्चर से ही हम बता सकते हैं कि 2 रिंग स्ट्रक्चर है ना, 2 रिंग स्ट्रक्चर। इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है, एक ये रिंग और एक ये रिंग। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, एक स्मॉल रिंग और एक बेंजीन रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है ना। अगर हम बात करें इनके नंबरिंग की, तो नंबरिंग में क्या होता है, फर्स्टली हम जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एमीन ग्रुप, इसके राइट वाले का नाइट्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर पर देते हैं। सेकंड जो होता है हमारे पास कार्बन ग्रुप होता है, थर्ड नंबर पर भी नाइट्रोजन ग्रुप होता है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पर हमारे पास कार्बन ग्रुप है यहाँ पर, और फिफ्थ पर भी कार्बन है। 6 वाले कार्बन पर क्या बाइंड है, अमाइन ग्रुप बाइंड है, और इसी के बेस पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको एडिनिन बोल रहे हैं, है ना। ध्यान से समझना कि प्यूरिन्स में 2 ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन से, एडिनिन और ग्वानिन। ये मैंने पीछे आपको अच्छे से बताया। और ये एडिनिन और ग्वानिन 2 रिंग स्ट्रक्चर्स है। 2 रिंग होने के कारण क्या होता है, इनमें फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इनको डिफाइन किया गया है। फर्स्टली अगर हम बात करें एडिनिन की, तो एडिनिन में एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, एमीन ग्रुप, और कौन से कार्बन पर है, 6 कार्बन पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट है ना। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग जो होता है फर्स्ट, यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप से हम नंबरिंग हो रही है। फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप हम इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये एक फंक्शनल ग्रुप पास में है, और दूसरी बात कि ये इसका जो मोलिकुलर मास है ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये 2 रिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो इसके जो यहाँ पर कार्बन है, इसके पास में जो फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन है, उसको हम फर्स्ट नंबर पे देते हैं, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जो होता है कार्बन, जो हाइड्रोजन से जाकर बाइंड है, और यही आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, 4, 5 और 6 पर कार्बन है, और 6 वाले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और इन्हीं के ऊपर मॉडिफिकेशन भी होते हैं, और मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है ना। ये सारी चीजें हम आगे म्यूटेशन के लेक्चर में बताऊंगा मैं। अब हम 7th नंबर पर बात करें तो 7th नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 8 नंबर पर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, और 9 नंबर पर भी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन में 6 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन पर भी, सेकंड नंबर के कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। और यही अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण क्या करता है, 2 ग्रुप का फॉर्मेशन करता है ना। 2 ग्रुप कौन कौन से हमारे पास, कीटो इनॉल, है ना, दोनों ग्रुप प्रेजेंट करता है, मतलब दोनों ग्रुप, सॉरी, अगर हम बात करें डीएमिनेशन की, तो डीएमिनेशन मीन्स क्या होता है, एमीन ग्रुप को हटाना। तो एमीन ग्रुप को हटाने के बाद में दूसरा स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेता है ना। और ये सारे ग्रुप्स जो भी मैं बता रहा हूँ, एटम्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे एटम जो है ये उनके नंबरिंग के बेसिस पर ही, मतलब इनकी नंबरिंग जो होती है यहाँ पर, ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। अगर इनकी नंबरिंग कहीं भी डिस्टर्ब होती है, जैसे कि अगर फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन अगर 5th नंबर के नाइट्रोजन पर जाकर बाइंड हो जा रहा है, या तो इसके स्ट्रक्चर में जो होता है फ्लक्चुएशन हो गया। और स्ट्रक्चर में फ्लक्चुएशन किसको फॉर्म करता है, म्यूटेशन को, है ना। म्यूटेशन हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड बेसिस के ऊपर म्यूटेशन देखे, तो म्यूटेशन मेनली हमारे पास प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स और या फिर शुगर
इन सब चीज़ों में, फॉस्फेट में, इन सब चीज़ों में ही म्यूटेशन, फ्लक्चुएशन होने के कारण म्यूटेशन होता है। और ये म्यूटेशन जो होता है इनहेरिटेंस टाइप का होता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर होता है। और यही मेनली क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन टाइप का होता है। नेचुरल सिलेक्शन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ आपको, नेचुरल सिलेक्शन जो म्यूटेशन को क्या करती है, डिलीट कर देती है। म्यूटेशन को क्या करती है, डिलीट कर देती है। डिलीट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, डेथ करके डिलीट करती है। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि अगर स्मॉल अमाउंट में भी फ्लक्चुएशन अगर इनके स्ट्रक्चर हो गया या पोजीशन की बात करें, तो इनकी पोजीशन में भी अगर कभी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये मेनली किसको फॉर्म कर रहे हैं, म्यूटेशन को। और यही म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, अगर पहली बात तो ये म्यूटेशन क्योरली अगर हम देखें तो क्योरली ये राइट फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इनका म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन जो है इनके वाले रिपेयर मैकेनिज्म से रिपेयर होने के बाद में अच्छे इनके नॉर्मली स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेते हैं। अगर कभी ये रिपेयर मैकेनिज्म से भी रिपेयर नहीं होता है तो ये म्यूटेशन इनहेरिटेंस टाइप का होता है। और यही इनहेरिटेंस टाइप का म्यूटेशन आगे चल के नेचुरल सिलेक्शन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या फिर कोई डिसीज कॉज होती है ना। अब हम बात करें किसकी, पिरिमिडिन की। तो बेसिस का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया प्यूरिन। अब सेकंड पार्ट जो होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन की अगर हम बात करें, पिरिमिडिन के अंदर भी 3 स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर 2 फॉर्म किए गए 3 स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो फर्स्टली साइटोसिन की अगर हम बात करें तो साइटोसिन में मेनली अगर हम इनकी काउंटिंग की अगर बात करें तो पिरिमिडिन की काउंटिंग कहाँ से होती है, जो सबसे लोअर वाला नाइट्रोजन एटम है इसका वाला। बिकॉज क्यों इसको फर्स्ट, इसको नीचे वाले लोअर एटम को क्यों दे रहे हैं हम, यहाँ पर क्यों दे रहे, यहाँ वाले कारण नाइट्रोजन को क्यों नहीं दे रहे, तो इसका मेनली कारण क्या है, ये लो मोलिकुलर वेटेड है, क्यूलर वेटेड है। और नो मोलिकुलर वेटेड होने के कारण इनका क्या होता है, जो लोअर वाला जो नाइट्रोजन एटम होता है ये बेस पेयरिंग फॉर्मेशन करता है। मतलब बेसेस के साथ में पेयरिंग फॉर्म करता है ना, पेयरिंग फॉर्म करता है। और यही पेयरिंग फॉर्मेशन के कारण इसको फर्स्ट नंबर दिया गया है ना। तो इसकी पोजीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है इसकी बेस पेयरिंग के लिए। तो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन एटम है जो कि लोअर साइड पर प्रेजेंट है। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना। सेकेंड पे बात करें, कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड की जो है, थर्ड पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, फोर्थ पर हाइड्रोजन, फोर्थ पर क्या है यहाँ पर अगर मेनली हम बात करें तो फोर्थ पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। और इसी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट के होने के कारण यहाँ साइटोसिन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। और इनके ही कारण यहाँ पर डीएमिनेशन अगर होता है, डीएमिनेशन मतलब एमीन ग्रुप का जैसे ही हमारे पास डिस्ट्रॉय होता है, हट जाता है, रिमूवल होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार का म्यूटेशन फॉर्म होता है ना। जो कि मैंने आपको बताया म्यूटेशन, जैसे कि इनकी पोजीशन और इनकी नंबरिंग में भी अगर कभी कहीं से फ्लक्चुएशन होता है तो एक म्यूटेशन का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करें मेनली थाइमिन की, तो थाइमिन में जो फोर्थ वाला कार्बन है, फोर्थ वाले कार्बन पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन ग्रुप तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें यूरेसिल में भी प्रेजेंट है। यूरेसिल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो यूरेसिल के अंदर फोर्थ कार्बन पर भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर 6 कार्बन पर भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ना। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर दे रहे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कार्बन पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और फोर्थ कार्बन पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसकी इसी ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण फोर्थ कभी कभी 6 पे होता है तो कभी थर्ड पे भी प्रेजेंट होता है ना, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो जैसे कि अगर हम बात करें इन दोनों के स्ट्रक्चर की, तो दोनों के स्ट्रक्चर डीएनए के अंदर मेनली थाइमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर मेनली क्या होता है, यूरेसिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यूरेसिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है मेनली, अगर हम बात करें डिफरेंशिएट की बात करें तो डिफरेंशिएशन जो होता है CH3 ग्रुप के कारण होता है। CH3 ग्रुप जो किस पर प्रेजेंट है, हमारे 5th कार्बन पर प्रेजेंट है। 5th कार्बन पर प्रेजेंट होने के कारण CH3 जो होता है डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रोवाइड करता है ना। इसी कारण क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है कि स्टेबल फॉर्मेशन में
फॉर्म होता है। अगर हम मेनली अगर बात करें तो सेल की अगर बात करें, सेल में अधिकतर ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर आरएनए का प्रेजेंट होता है। फिर भी जो होता है फंक्शनल यूनिट की बात करें तो फंक्शनल यूनिट हमारे पास एक डीएनए होती है। डीएनए ही हमारे पास एक सेल से दूसरी सेल में, मतलब जब हम सेल डिवीज़न की बात करें तो सेल डिवीज़न में मेनली डीएनए जो होता है एक्स्ट्रा फॉर्म होता है। और इसके पास डीएनए के पास में क्या कैपेबिलिटी होती है, इसके पास ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो मेनली हमने बात करी थाइमिन की, तो थाइमिन में 4th कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है और साइटोसिन में 4th कार्बन पर क्या है, एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनकी पोजीशन ध्यान रखना, इन्हीं की पोजीशन के थ्रू मैं आपको आगे बेस पेयरिंग बताऊंगा कि वॉटसन बेस पेयरिंग में कैसे ए टी से जाकर बाइंड कर रहा है, जी सी से जाकर बाइंड कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, है ना। इनकी स्टेबिलिटी आगे सारी चीज़ें, और इनकी बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम बात करें इनके टोटोमेरिक फॉर्म की, तो टोटोमेरिक फॉर्म मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की स्टोरेज फॉर्म है। स्टोरेज फॉर्म मीन्स क्या होता है, अगर कभी जहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ अगर कहीं कोई प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे अगर हम बात करें सेल डिवीजन के बाद, अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन रुक जाता है ना। डीएनए के फॉर्मेशन रुकने के बाद में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है। डीएनए फॉर्मेशन मीन्स को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जहाँ नहीं होती है तो वहाँ पर मेनली हम बात करें एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। तो इन ग्रुप की अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर ये इनके स्टोरेज ग्रुप्स में चेंज हो जाते हैं। स्टोरेज ग्रुप और ये चेंज होता है स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एनर्जी जो होता है डेल जी माइनस प्रेजेंट में होता है, डेल जी माइनस में। ये एक प्रकार क्या है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली अपने आप चेंजेस हो रहा है कीटो एमिनो ग्रुप का इम्यूनो फॉर्म में। और कैसे चेंजेस हो रहा है, इसमें क्या होता है मेनली अगर हम साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन में जो 4th नंबर का हमारे पास कार्बन है जिस पर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इस एमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन एटम जो होता है ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, 3rd नंबर के नाइट्रोजन ग्रुप पर। और ये 3rd नंबर का नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है ये किसी से स्टेबल फॉर्म में पेयरिंग फॉर्मेशन नहीं करता है, और इसी पेयरिंग फॉर्मेशन नहीं होने के कारण क्या करता है, एक प्रकार का स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाता है ना। स्टोरेज बोले तो क्या बोलते हैं कि किसी से बेस पेयरिंग नहीं करेगा, और बेस पेयरिंग नहीं करेगा तो स्टोरेज लिए इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होगा। और जैसे ही हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये इम्यूनो से एमिनो फॉर्म करता है, और इम्यूनो स्ट्रक्चर जो होता है जाकर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए का, है ना। अब हम बात करें कीटो ग्रुप की, पहली बात तो हम बात करें एमिनो ग्रुप की, तो एमिनो ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, साइटोसिन में और एडिनिन में, है ना। एडिनिन कौन है हमारे पास, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। 2 रिंग होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स मतलब पेयर में फॉर्म है। साइटोसिन जो होता है हमारे पास क्या है, पिरिमिडिन, है ना, पिरिमिडिन है। अब हम बात करें किसकी, कीटो ग्रुप की, तो कीटो ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, ग्वानिन में और थाइमिन में, थाइमिन यूरेसिल में, है ना, इन तीनों में प्रेजेंट है। ग्वानिन की अगर हम बात करें बेसिकली तो ग्वानिन जो होता है प्यूरिन से 2 रिंग स्ट्रक्चर है। 2 रिंग स्ट्रक्चर पेयर में होने के कारण ये प्यूरिन से, है ना। अब इसमें मेनली अगर हम देखें तो जो हमारे पास 1st नंबर का नाइट्रोजन ग्रुप है, इस पर जो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है ये ट्रांसफर होता है किस पर, ऑक्सीजन ग्रुप पर, जो कि 6th नंबर का कार्बन ग्रुप पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, उस पर ट्रांसफर होता है। कीटो ग्रुप, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की ये ज़्यादा होती है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जाकर ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन पर, तो ये OH ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो OH ग्रुप फॉर्म होने के कारण इसके ऊपर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ग्रुप बाइंड हो जाता है। हाइड्रोजन ग्रुप बाइंड होने के कारण क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण क्या होता है, किसी से भी ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं कर पाता।
और इसी कारण क्या करता है, एक प्रकार का स्टोरेजली प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये इसके इनवॉल से कीटो फॉर्म में, मतलब क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के कारण क्या होता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटोमेरिक फॉर्म क्या है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड जो किससे मिलकर बने होते हैं, तीनों स्ट्रक्चर से, फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर ग्रुप से और हमारे पास बेस से। ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग करके न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, शुगर और ओनली बेस दोनों जो होता है स्ट्रक्चरली पेयरिंग करके न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यूक्लियोसाइड्स बाद में जो होता है फॉस्फेट बॉन्ड से पेयरिंग करके क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे से बाइंड करके, कैसे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके एक दूसरे से बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद में एक न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चरली में ट्विस्ट फॉर्म में, एक दूसरे से ट्विस्ट फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में बाइंड हो जाती है ना, हेलिक्स फॉर्म में ट्विस्ट फॉर्म करती है। और यही एक प्रकार का डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। अब मैं अगर आपको स्ट्रक्चरली बताऊं तो स्ट्रक्चरली जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है हमारे पास इसका साइटोसिन का, यह जाकर किससे बाइंड करता है, शुगर बॉन्ड से, शुगर बॉन्ड के किसके, फर्स्ट कार्बन से, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सॉरी फिफ्थ और ये सिक्स होता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेसेस जो है हमारे पास, नाइट्रोजन बेस का जो नाइट्रोजन एटम है हमारे पास, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, ये जाकर बाइंड कर रहा है फर्स्ट ऑफ शुगर के कार्बन एटम से। ये किससे बाइंड कर रहा है, कार्बन एटम से। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ बेसेस bind to glycosidic bond to the first carbon of sugar, है ना। और ये कौन सी शुगर है, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की बनी हुई पेंटोस शुगर है ना। और जो फिफ्थ कार्बन है शुगर का, ये बाइंड करता है फॉस्फेट ग्रुप से, इसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, है ना। इन दोनों के बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड हो रहा है बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना। तो ये चीज याद रखना। तो अब हम बात करें न्यूक्लियोसाइड्स की, तो न्यूक्लियोसाइड्स में बेसिकली क्या है, जो बेस है या बाइंड कर रहा है किससे, शुगर से। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर न्यूक्लियोसाइड जो होता है मॉडिफाइडली पेयरिंग करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ऑन द फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर, देन दे आर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करता है। और यही न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीफॉर्म में बाइंड करती है और चेन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और यही चेन जो होती है हेलिक्स फॉर्म में 2 चेन मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करती है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये मैंने किसकी बात करी, साइटोसिन की, है ना। ये किस, साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन की, साइटोसिन और थाइमिन की, जो कि फर्स्ट नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है ना, ये याद रखना अच्छे से। अब हम बात करें पिरिमिडिन की, प्यूरिन की, सॉरी, तो प्यूरिन के अंदर हम बात करें एडिनिन की, तो एडिनिन के 9th कार्बन से कौन बाइंड है, शुगर का
फर्स्ट कार्बन 9 नाइट्रोजन से। घर में यहाँ बात करें अपन नाइट्रोजन 9th ऑफ एडिनिन एंड ग्वानिन, जो कि क्या है, प्यूरिन स्ट्रक्चर है। तो यह बाइंड किससे करता है, कार्बन के फर्स्ट कार्बन से, जो क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक मीन्स क्या होता है, जो कि बॉन्डिंग में हेल्प करता है ना। अगर मैं मेनली आपको बात करूं तो इसमें कौन सा एनोमेरिक कार्बन है जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसा कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से बाइंडेड है। सारे स्ट्रक्चर के अंदर एनोमेरिक कार्बन जो होता है बाइंड फॉर्म में होता है, और जो एक कार्बन जो होगा ओनली बस फ्री फॉर्म में होगा, है ना। अगर मैं एक बात करूँ डीएनए की सिंगल चेन में कौन सा शुगर का एनोमेरिक कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे, तो ओनली 1 एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होगा, जो कि एक सिंगल एक्सिस पर, सिंगल छोर पर प्रेजेंट होगा, है ना, एक छोर पर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें एडिनिन की, तो एडिनिन का 9th नाइट्रोजन एटम जो होता है, जो कि स्मॉल रिंग ऑफ एडिनिन की सेकेंड रिंग है, उस जो बाइंड करता है किससे, कार्बन, एनोमेरिक कार्बन C1 के एनोमेरिक कार्बन जो कि शुगर पर प्रेजेंट है, उससे आकर बाइंड करता है। तो इन दोनों के बॉन्ड को मैंने बताया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो इनकी पोजीशन है और बॉन्डिंग है, ये याद रखना, है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और 5th कार्बन ऑफ शुगर बाइंड टू द फॉस्फेट ग्रुप बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आकर बाइंड करता है। तो हमने ये चीज देखा बॉन्डिंग कैसे हो रही है इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में। तो न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स में अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन में फर्स्ट नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है किससे, फर्स्ट कार्बन से, है ना। हम बात करें प्यूरिन की अगर बात करें तो 9th नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है किससे, फर्स्ट कार्बन से। ये क्या है, शुगर, और इनके बीच का बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। अब दोनों के स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है क्या, 5th कार्बन ऑफ शुगर बाइंड टू फॉस्फोरिल ग्रुप से बाइंड कर रहा है, और ये कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको ये स्ट्रक्चर की बेसिक चीजें सारी समझ में आ गई होगी। तो अब हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स की मैंने आपको बात करी, ये सारी चीजें होती है थ्योरी में मैंने लिखी है ना। अब हम मेनली बात करें तो 2' है ना, 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर। मैंने आपको ये सारी चीजें जो बताई वो इसमें थ्योरेटिकल प्रेजेंट है, जो कि हम पढ़ लेते हैं। द बेस इज जॉइंट 2-deoxyribose बाय इमेजिंग द रिमूवल ऑफ मोलिकुलर वाटर बिटवीन द हाइड्रोक्सिल वन ऑफ कार्बन एंड शुगर एंड द बेस ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो रिमूव हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर के फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अब ये चीज देखो, जहां पर OH ग्रुप अपर साइड पर प्रेजेंट है, मतलब जो फंक्शनल यूनिट है हमारे पास ऑक्सीजन शुगर की, उसके पास प्रेजेंट है, तो उसके पास प्रेजेंट होने के कारण ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, बीटा फॉर्म स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर आपको ये चीज कभी कोई पूछे कि डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है, शुगर की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो ये बीटा स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इसका OH ग्रुप है किसके, नियर टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ शुगर के फंक्शनल ग्रुप के नियरली प्रेजेंट है, इसके कारण ये क्या है, बीटा स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अपोजिट प्रेजेंट होता, अगर ऊपर H होता है नीचे OH होता, इस शुगर के इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर होता, तो ये कौन सा फॉर्म होता, अल्फा फॉर्म, है ना। पर ये अल्फा फॉर्म जो होता है स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है, यहाँ पर मेनली अगर कभी OH ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये दोनों एक दूसरे से
रिपल्शन शो करते हैं, और रिपल्शन शो करने के कारण क्या होता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाते, है ना। तो जब अगर हम बात करें इनकी बॉन्डिंग की, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो OH ग्रुप ऑफ 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, और यही ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होता है, RNA में, इसलिए हम इसको राइबोस शुगर बोलते हैं, ना कि डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। ये चीज याद रखना अच्छे से, तो मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो प्लीज समझे। तो जो फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप और 9th नंबर का जो 9th और फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर किसमें, साइटोसिन में, हम बात करें पिरिमिडिन के, फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन पिरिमिडिन एंड 9th नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्यूरिन, है ना। ये दोनों जो होता है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड और फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल एटम, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग करके रिमूवल हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूवल होने के बाद में यहाँ पर स्टेबल बाइंडिंग का फॉर्मेशन होता है, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसी तरह अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप की, तो 5th कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये फॉस्फोरिल ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो कितने माइनस ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4 माइनस ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्डिंग में बहुत ही सफिशिएंट होता है और किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है। अब हम बात करें फॉस्फोरिल ग्रुप की, तो जो कि DNA के 5' एंड पर प्रेजेंट होता है ना। तो ये दोनों जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर H2O में रिमूवल हो जाते हैं और क्या करते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जैसे ही H और OH के बीच में, H और O के बीच में एफिनिटी कम होती है तो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद में इस ऑक्सीजन को ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरे पास से कैसे रिमूव कर लिया आपने हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसकी ओर मेनली माइनस चार्ज आने के कारण क्या होता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बस किसी से भी अट्रैक्शन या बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, कैपेबल हो जाता है। तो इसी कैपेबिलिटी के कारण क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, और ये कोवेलेंट नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है, कोवेलेंट नेचर की। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कि मेनली सफिशिएंट है DNA की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो कि थर्मोडायनामिकली भी मेंटेन रहती है हाई टेम्परेचर पर भी, या फिर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट में भी, है ना। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो मेनली आपको ये चीज पता चल गई होगी, और यही सारी पोजीशन किस में होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों में होती है ना। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, बेस की, एडिनिन की, है ना, 2 डीऑक्सी मीन्स क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए DNA स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम बात करें मोलिकुलर वेट की, तो यहाँ मोलिकुलर वेट भी डिफाइन किया गया है, 135.1, 251.2, 331.2, है ना। कि अगर हम मेनली अगर इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या फिर हम इनका बेसिकली इतना डिटेल स्ट्रक्चर ना देखते हुए अगर हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो इनके हम मोलिकुलर वेट के डिफरेंशिएट पर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते आ रहा है, वैसे वैसे इसका मोलिकुलर वेट बढ़ते जा रहा है। अब हम बात करें वॉटसन बेस पेयरिंग की, तो वॉटसन बेस पेयरिंग की अगर मेनली मैं बात करूं आपको, वॉटसन ने क्या बोला था, वॉटसन बेस पेयरिंग की मेनली अगर बात करो तो वॉटसन ने बोला था कि एडिनिन जो होता है हमेशा ये बाइंड करता है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर से थाइमिन से, और अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन मेनली बाइंड करता है ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर साइटोसिन से, है ना। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के कारण जो 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये एक दूसरे से कोवेलेंटली बाइंड होती है। जैसे ही अगर कभी इनके कॉम्प्लीमेंट्री नेचर फ्लक्चुएट होता है या डिस्टर्ब होता है, तो वहां पर इसकी कोवेलेंट नेचर जो होता है ये कम हो जाता है। जैसे ही हमारे पास DNA का कोवेलेंट नेचर कम हुआ या कॉम्प्लीमेंटरिटी कम होती है हमारे पास,
कॉम्प्लीमेंटेरिटी अगर हमारे पास कम होती है तो डीएनए में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और अगर डीएनए में स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो डीएनए का स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे हमारे पास कभी किसी स्पीशीज का डीएनए स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान क्या होता है, इसका वाला रिमूवल हो जाता है ना। ये तो चीज बताई वाटसन ने। अब इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो कि एडेनिन और थाइमिन जो है वो किसी कौन कौन सी पोजीशन पर बाइंड करता है ना। तो एडेनिन की अगर हम बात करें, एडेनिन का अगर मेनली मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एडेनिन में यहाँ हमने फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप दिया है, कलर चेंज कर लेता हूं। एडेनिन पर यहाँ एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। ये स्ट्रक्चर है, मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और थाइमिन के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो थाइमिन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पर NCN CC। ये किसका स्ट्रक्चर है, थाइमिन का स्ट्रक्चर है ना। अगर हम मैं बात करूं बेस पेयरिंग की, तो बेस पेयरिंग में वाटसन ने क्या बताया था, वाटसन ने बताया था कि हमारा 6 नंबर का कार्बन किसका, एडेनिन का बाइंड करता है 4th नंबर के 6 नंबर का कार्बन के ऊपर जो एमीन ग्रुप प्रेजेंट है उसका हाइड्रोजन बाइंड करता है किससे, ऑक्सीजन से, 4th नंबर ऑफ थाइमिन के कार्बन से है ना। थाइमिन के 4th नंबर के कार्बन पर जो ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है वो किससे इलेक्ट्रोनेगेटिवली बाइंड कर रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एमीन के, जो कि कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, 6 नंबर कार्बन ऑफ एडेनिन के है ना। ये एडेनिन के 6 कार्बन का जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो किससे बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ थाइमिन के 4th कार्बन से है ना। अब हम बात करें 6 की, अब हमने बात करी 6 की, और हम बात करें फर्स्ट नाइट्रोजन किसका, एडेनिन का बाइंड करता है किससे, ये हमने बात करी 4th की, 1 2 3, 3rd नंबर के हाइड्रोजन से बाइंड कर रहा है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो रहा है किससे, 3rd नंबर के हाइड्रोजन से आकर बाइंड कर रहा है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में आपको पढ़ के बताऊं, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द रूल ऑफ वाटसन क्रिक पेयरिंग ड्राइव फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्रिटी बोथ शेप फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज बिटवीन द एडेनिन थाइमिन, बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो वाटसन बेस पेयरिंग होती है वो इस तरीके से, एडेनिन एंड थाइमिन मैच अप सो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन द एक्सोसाइक्लिक एमिनो ग्रुप ऑफ कार्बन 6 के एमिनो ग्रुप में मैंने आपको बताया जो कि 6 पे प्रेजेंट है एडेनिन के ऑन द 6 कार्बोनिल एट द C4, जो कि कार्बोनिल ऑक्सीजन ग्रुप जो मैंने आपको अच्छे से स्ट्रक्चर में बताया, C4 कार्बन थाइमिन पर प्रेजेंट है, उससे जाकर बाइंड करता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द N1 के जो कि एडेनिन पर प्रेजेंट है और N3 के, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्या कर रहे हैं ये दोनों, इस तरीके से क्या कर रहे हैं ये दोनों, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में है ना, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। याद रखना कार्बन 6 के किससे कनेक्ट कर रहा है, 4th कार्बन से, 4th कार्बन के ऑक्सीजन से है ना। और अगर 1st नंबर के नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है, नाइट्रोजन ग्रुप का जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये बाइंड कर रहा है 3rd नंबर के नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन से, याद रखना अच्छे से। अब हम मेनली बात करें किसकी वाली, अब हमने AT की बात कर लिया, अगर हम बात करें GC की, G और C की अगर हम बात करें तो मैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता हूं।
अब मैं ग्वानिन का स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करूँ तो ग्वानिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर N C N सॉरी यहाँ पर N C N C C C N C N है ना। यहाँ पर भी अगर हम बात करें N C N C C C। अब हम साइटोसिन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एमिन ग्रुप प्रेजेंट है। ग्वानिन की अगर यहाँ बात करो तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हमारे पास एमिन ग्रुप प्रेजेंट है ना। ये चीज़ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 नहीं। ये इसकी बात करें, हम कभी बात करें तो इसकी 1 सॉरी अगर हम इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 मैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना देता हूँ एक बार और, है ना। प्लीज गड़बड़ मत करना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट है ना, एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर का सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, है ना। ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करें बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, बॉन्डिंग जो होती है 6 कार्बन के। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्वानिन के और साइटोसिन की, ग्वानिन के 6 नंबर के ऑक्सीजन की बाइंड किससे होता है, बाइंडिंग किससे होती है, सॉरी सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर बाइंड हो रहा है किससे, फोर्थ कार्बन ऑफ NH2 ग्रुप के, NH2 ग्रुप से, है ना, NH2 ग्रुप से बाइंड हो रहा है। ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया। सेकेंड अगर बॉन्ड की बात करें फोर्थ कार्बन पर बाइंड कर रहा है ना। अगर हम फोर्थ अपने सेकेंड का बॉन्ड की बात करें तो सेकेंड बॉन्ड क्या होता है, जो फर्स्ट नाइट्रोजन है किसका वाला, फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ ग्वानिन का, ये बाइंड करता है किससे, थर्ड नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है ना, थर्ड नाइट्रोजन से ऑफ किसके, साइटोसिन के। फर्स्ट बॉन्ड हो गया। अब सेकेंड जो हाइड्रोजन बाइंड कर रहा है किसके से, सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन से। और ये भी हमारे पास एक प्रकार का सेकेंड हाइड्रोजन जो होता है ये बाइंड कर रहा है सेकेंड हाइड्रोजन से। और ये एक दूसरे की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये फंक्शनल ग्रुप की बॉन्डिंग है ना। और यही मेनली हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि G और C के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, 80 से ज़्यादा होती है ना। इसके लिए हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो हमने तीनों बॉन्ड की अगर बात करी तो तीनों बॉन्ड को अगर मैं आपको बताऊँ, A corresponding arrangement can be drawn between the guanine and cytosine so that there is both hydrogen bonding shape complementarity in these base pairing as well. AT and GC base pairing has 3 hydrogen bond because the exocyclic, मैंने आपको बताया है कि AT और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट किसमें हो रही है, NH2 के बीच में और C2 के बीच में, है ना। एंड द guanine lie the opposite can hydrogen bonding with a carbonyl C2 cytosine and the hydrogen bonding can form N1 of guanine and N3 of cytosine। मैंने आपको अच्छे से बताया कि N1 सेकेंड जो बॉन्डिंग हो रही थी हमारे पास N1 से, जो कि 3 के N से बाइंड कर रहा है ना। N सेकेंड जो था 2 के बीच में होती है। अब मैंने दोनों बॉन्डिंग आपको बताई, मैंने क्या बताया A और T के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है। मेनली अगर आप पोजीशन याद करो, मैंने आपको पोजीशन के नंबर आपको बता दिए ना। बस अब आप नंबरिंग याद कर लो कि 6 और 1 या 4 और 3 इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ना, पोजीशन की। अब हम बात करें ग्वानिन और साइटोसिन की, तो ग्वानिन साइटोसिन में 6 4 1 3 2 2 ये 3 बॉन्डिंग फॉर्म होती है ना। इसलिए इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। इनके स्ट्रक्चर की नंबरिंग की भी मैं अगर बात कर लूँ
तो ये मैं एक एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको, तो आपको बात कर लो। तो यहाँ पर क्या है, N C C C है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एडिनिन की बात करो तो एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है थाइमिन के ऊपर, है ना। यहाँ पर N C C इस टाइप से बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम इनकी नंबरिंग की बात कर ले तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगी डबल रिंग स्ट्रक्चर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब हम बात करें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की, तो नंबरिंग इसकी बेस से होगी 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से। तो बस ओनली इसकी नंबरिंग याद कर लो बॉन्डिंग की। तो इसी टाइप से बॉन्डिंग होती है, और इन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, वॉटसन बेस पेयरिंग, है ना, वॉटसन बेस पेयरिंग। तो ये सारी चीजें थ्योरी में लिखी है मैंने। है ना। तो ये सारी बेस पेयरिंग मैंने आपको बताई, अच्छे से स्ट्रक्चरली समझा दी, है ना। इसी टाइप से बेस पेयरिंग होती है हमारे पास, है ना। अब हम बात करें कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर की, तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, अगर हम थंब के से देखें तो हमारा थंब के हिसाब से जो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर हमारे पास लेफ्ट हैंडेडली होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है ये इनके कन्फर्मेशन के बेस पे डिफाइन किया गया है ना। अब हम बात करें किसकी वाली, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप की। तो मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या होता है, जब हमारे पास डीएनए हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होती है एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटेशन करके, जब 2 हमने डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के टाइम पे क्या होता है, ट्विस्टेड होती है एक दूसरे से। और ये ट्विस्ट क्या होता है, कई कई जगह पर कुछ माइनर स्ट्रक्चर बनाता है और कुछ कई जगहों पर एक मेजर स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो इसी तरीके से ये ग्रू का फॉर्मेशन करता है ना। और यही ग्रू के बेस, ये किसके बेस पर डिफरेंशिएट होती है, इनके एंगल के बेस पे। तो अगर हम मेनली बात करें तो माइनर ग्रू के अंदर ओनली 120 डिग्री का एंगल होता है, और मेजर ग्रू के अंदर 240 डिग्री का एंगल होता है। और यही एंगल जो होता है इनका शेप डिफाइन करता है ना। और ये जितना ज़्यादा एंगल है उसके हिसाब से उतना ज़्यादा ग्रू प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की अगर आपको बात करूँ तो इस टाइप से देखिए, जो यहाँ पर मेजर माइनर ग्रू है, माइनर ग्रू यहाँ पर स्मॉल टाइप का ग्रू प्रेजेंट है। ग्रू मतलब क्या होता है, एक प्रकार का धसाव प्रेजेंट होना, है ना, मतलब एक प्रकार का अंदर धसाव प्रेजेंट होना। तो ये बहुत माइनरली प्रेजेंट है। तो ये इसके बीच का एंगल कितना है, 12 एग्मास्ट्रॉम या 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम बात करें इसके मेजर ग्रू की, मेजर ग्रू ये जिसके अंदर की मोर इसका वाला ग्रू प्रेजेंट है, तो ग्रू के अंदर 22 डिग्री का एग्मास्ट्रॉम का हमारे पास क्या होता है, इसमें एंगल प्रेजेंट होता है। या तो हम बात करें 22 डिग्री का, 220 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है ना। तो इसी एंगल के बेस पे ही इनकी साइज और शेप डिफरेंशिएट होता है। और मेजर और माइनर ग्रुप क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि ये बहुत सी मोर इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। देन इसके कारण इनका हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंजर्व करके रखता है। इसी कारण इनका स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप की बात कर ले, अगर हम इसके केमिकल ग्रुप की बात करें, केमिकल ग्रुप एक्सपोज्ड इन द मेजर एंड माइनर ग्रुप अलोंग द एज ऑफ द बेस पेयर। अगर हम इसके केमिकल ग्रुप की बात करें, केमिकल ग्रुप बोले तो क्या है, जिसमें कि हमने आगे चल के हमने ये चीज़ बात करी जब हमने इसकी बॉन्डिंग पढ़ी थी कि इसके अंदर 6 नंबर का कार्बन जो होता है 4th नंबर के कार्बन से जाकर बाइंड करता है। तो ये बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी कि ऑक्सीजन से जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एफिनिटी कम हो जाती है, और इस एफिनिटी को कम करने के लिए भी मेटल्स यूज होती है ना। याद रखना कि इन एफिनिटी को कम करने के लिए क्या यूज होती है, मेटल्स यूज होती है। तो जैसे ही हमारे पास कोई मेटल्स अगर इस एफिनिटी को कम कर देती है, तो ये एक प्रकार का डोनर और एक्सेप्टर दो ग्रुप की तरह यूज होता है ना, डोनर और एक्सेप्टर की तरह। तो अगर हम बात करें कि 6 नंबर का जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ये 6 नंबर का ऑक्सीजन ग्रुप
एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। क्यों एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है? चीज़ आपको मैंने समझाई थी कि ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जैसे ही हमारे पास नेगेटिव ग्रुप होता है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है, ये अपनी तरफ कोई भी एटम को पुल करने का काम करता है, और इसी पुलिंग के कारण क्या करता है, ये एक्सेप्टेशन नेचर की तरह वर्क करता है ना, एक्सेप्ट करने का काम करता है मेजर ग्रुप की तरह। मेजर ग्रुप की अगर हम बात करें तो मेजर ग्रुप के अंदर अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 7, 6, 4th और 5th नंबर के नंबर पोजीशन पर, जो 7 नंबर पे हम बात करें नाइट्रोजन ग्रुप जो प्रेजेंट है ये एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। 6 नंबर पर जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये भी एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। एक्सेप्टर मीन्स किसी भी एटम्स को अपनी ओर खींचना और बॉन्डिंग फॉर्मेशन करना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, है ना। इसी केमिकल नेचर के कारण क्या होता है, डीएनए की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब हम बात करें 4th कार्बन की, किसके ऊपर, साइटोसिन के, तो 4th कार्बन पर जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है डोनर की तरह वर्क करता है, और ये हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन ग्रुप जो है डोनर की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये डोनर एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो इसी कारण क्या कर रहे हैं हम, मेजर की अगर हम बात करें तो मेजर में जी और सी बेस पेयरिंग में केमिकल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, एडम, याद रखना, एडम, AA, एडा, आड, है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आड पढ़ेंगे। किसकी बात करें हम, जी सी की बात करें। अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो 7, 6, 4, 5, है ना। 7, 6, 4, 5 इनका नंबर याद कर लेना। और इसी केमिकल ग्रुप के बारे में पूछते हैं कि कौन सा इस बेस पेयरिंग के अंदर, अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं वाटसन पेयरिंग, तो वाटसन पेयरिंग में कौन सा ग्रुप, जैसा ग्वानिन के अंदर कौन कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है, मतलब जहाँ पेयरिंग हो रही है फंक्शनली जो पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी अगर हम बात करें तो केमिकल ग्रुप की बात करें तो एडिनिन जो 7th नंबर की पोजीशन पर प्रेजेंट है, एडिनिन, ग्वानिन के जो 7 नंबर पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है, और 6 नंबर पर जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो भी एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। और 4th और 5th नंबर पर जो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो डोनर की तरह वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए इसका नेचर अगर हम प्योरली अगर याद रखें तो मेजर ग्रुप की अगर हम बात रखें तो मेजर ग्रुप में क्या हो रहा है, 8, और इनका नंबर याद करें 7, 6, 4, 5, है ना। अब माइनर की बात करें तो माइनर में कौन सा, 3rd नंबर का नाइट्रोजन, ये एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है, और 2nd नंबर का जो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डोनर की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें साइटोसिन के अंदर, साइटोसिन में 2nd नंबर का जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये भी एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ADA, ADA। मैंने अगर इसको मेरी सिंपली भाषा में अगर पढ़ा तो एडा पढ़ा है ना। एडा, इसका नंबर क्या है, 322, है ना। नंबर भी याद रख लेना मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का। और यही जो रहता है, बात करें जीसी की, अब सीजी की अगर बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा, 5, 4, 6, 7, और यहाँ पर 5 पर क्या था, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, डी, ए, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। अब हम बात करिए, बात करिए हमने किसकी, जीसी की। अब हम बात करें एटी की, अगर हम बात करें तो एटी के अंदर एडम ग्रुप प्रेजेंट होता है, एडम, कौन सा, एडम, है ना। इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग भी वही 7, 6, 4, 5, है ना। और अगर हम बात करें 322 नीचे तो आहा, माइनर ग्रुप की, माइनर ग्रुप का केमिकल कंपोजिशन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली भाषा में इसको नॉर्मली याद रखने के लिए अगर हम बात करें, जी और सी के बीच में AADH, आड, 7, 6, 4, 5 नंबर की पोजीशन पर प्रेजेंट है ना। एक्सेप्टर, डोनर, और एक्सेप्टर की तरह हाइड्रोजन भी एक प्रकार का डोनर ही की तरह ही काम करता है ना। और हम बात करें किसकी, ये क्या है, मेजर ग्रुप जीसी की। माइनर की बात करें तो एडा, 322, इनका नंबर सेम होगा किसमें, दोनों में, एटी और जीसी में, बस इनके जो एक्सेप्टर और डोनर ग्रुप ही अलग अलग होंगे। अब हम बात करें किसकी, एटी की,
तो 80 के अंदर मेजर ग्रुप कौन से हो गए, एडम 7645 और आहा 322 नंबर पर, है ना। तो मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन भी आपको बता दिया। अब हम बात करें कन्फॉर्मेशन की, तो मेनली अगर हम कन्फॉर्मेशन की बात करें तो कन्फॉर्मेशन जो होता है डीएनए के अंदर 3 टाइप का कन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। 3 टाइप के कन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। अब इन कन्फॉर्मेशन की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो मैं अपना लेक्चर यही खत्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके कन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। मैंने आपको अब बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे बेस पेयरिंग होती है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई और पोजीशन वाइज बताई। तो आज का मेरा लेक्चर यही खत्म होता है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।